हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का हिंदी आर्यभट्ट के बारे में बताने वाला हूँ। समझ, देखिए आर्यभट्ट हमारे भारत देश के भारत देश के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। महान गणितज्ञ और क्या थे? खगोल शास्त्री थे। यह 25 वर्ष के उम्र में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिख दिया था। समझे, आजकल के युवा 25 वर्ष में विवाह करने के लिए सोचते हैं। समझे, आज हम लोग जानेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट के बारे में से बिहार राज्य का इसका जन्म जो हुआ था ना, बिहार राज्य के कुसुमपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के कुसुमपुर में हुआ था। समझे ना। और अभी जो हाल फिलहाल से पटना के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? पटना के नाम से जानते। पर जन्म कहाँ हुआ? कुसुमपुर में। कहाँ हुआ? कुसुमपुर में। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। शून्य का आविष्कार भी इन्हीं के वजह से, नोक की बदौलत हुआ था। आज शून्य का आविष्कार का ज्ञाता किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 बिहार बोर्ड की हर एक तैयारी कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा और मुफ्त में पीडीएफ भी मिलेगा। समझे ना। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस क्लास करते रहिए। समझे। देखिए, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। देखिए क्या कहता है कि आकाश में चमकते सितारे सदा से मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मतलब मानव गुणों से यह कल्पना करता है कि वह इन नक्षत्रों के रंग, रूप, आकार और रचना को जान सके। मतलब आसमान में जो चमकते सितारे हैं, समझे, मनुष्य के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। मनुष्य हमेशा सोचते हैं कि इनके रंग, आकार और रचना को जान सकने का प्रयास करते हैं। समझे, उनकी यात्रा करें और उनके बारे में अनुभव प्राप्त करें। मतलब सोचते हैं कि किस तरह हम लोग आसमान में यात्रा करें, उसका अनुभव प्राप्त करें कि वो कैसा है। तो देखिए, अब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, सदियों से बना हुआ है। समझे। अब देखिए, उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर यह विचार भी उसे गुदगुदाता रहा है कि किसी न किसी नक्षत्र पर उसके जैसे लोग भी बसते होंगे। मतलब हम लोग सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग भी किसी न किसी नक्षत्र पर बसते होंगे। मानव की इसी जिज्ञासा ने आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि यही सब कि हम आसमान में सैर करें, उसके बारे में जानें कि क्या हमारे जैसे लोग और नक्षत्र पर रहते हैं, और इसके बारे में आकाश में विद्यमान नक्षत्रों के बारे में खोजबीन शुरू हो गया। खोजबीन क्या हो गया? शुरू करने के लिए प्रेरित हो गया। अब आइए, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है, युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्रों में घटने वाली घटनाओं का जानने में सक्षम हो पाता है। युगों से परीक्षण मतलब आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिएगा तो आपको किसी न किसी में सफलता मिलते रहेगा। आज हम क्या करते हैं? बैठे बैठे किसी भी नक्षत्रों के बारे में आसानी से जान लेते हैं। यह मानवों की अथक प्रयास से हुआ है। समझे। कहते हैं, भारत में हजारों वर्ष पूर्व भी ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया। मतलब कि आज से हजारों वर्ष पहले नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में विस्तार पूर्वक चिंतन मनन किया गया। समझे ना। उसी में कहता है कि आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाते हैं। मतलब कि आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। उनके अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है। मतलब पृथ्वी के अनुसार तारामंडल क्या होता है? स्थिर। और पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन लगाती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर दिखाई देती है, घूमते हुए दिखाई देती है। मतलब पृथ्वी जो है वो हमें पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हुए दिखाई देती है, तभी तो हमको सूरज पूरब से पश्चिम की ओर डूबते हुए जाते हुए दिखाई देता है। वास्तव में सूरज कहीं नहीं जाता है। इसमें वास्तव में हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। समझे ना। इसलिए हमको लगता है कि सूरज घूम रहा है, वास्तव में पृथ्वी घूम रही है। किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है। इसलिए सूर्य हमको पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हुए प्रतीत होती है। कहता है कि हम भी पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं, हम भी पृथ्वी के साथ घूमते हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, पर उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता। पहले मतलब कि इसे बात करना पाप समझा जाता है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। मतलब कि धर्म ग्रंथ में यही कहा जाता था कि पृथ्वी स्थिर है। अगर किसी ने कह दिया कि पृथ्वी गतिशील है तो उसको बहुत पाप समझा जाता है, बहुत उसको पीड़ा झेलना पड़ता था। समझे ना। अब देखिए, कहता है कि आर्यभट्ट का जन्म जो है ना, आर्यभट्ट का जन्म असमक प्रदेश मतलब 476 ईसा में हुआ था। असमक प्रदेश में कब हुआ था? 476 ईसा में हुआ था। यह गोदावरी एवं नर्मदा नदी के बीच के क्षेत्र को असमक प्रदेश कहा जाता है। मतलब कि नर्मदा और गोदावरी जो है, नर्मदा और गोदावरी इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? असमक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कहता है, वे अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने एवं उत्तर भारत के ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र आए थे। मतलब कि असमय प्रदेश से जन्म लेके ये मतलब कि पुराने विचारों को गलत करके ये भारत के दक्षिण जो भी ज्योतिष थे उनसे उनके विचारों को अध्ययन करने के लिए कहाँ आए थे, पाटलिपुत्र आए थे। समझे। अब देखिए पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेदशाला थी। मतलब कि पाटलिपुत्र नगर के थोड़ी दूर जाइएगा ना तो वहाँ एक उसका आश्रम है वेदशालाओं की, जहाँ तांबे पीतल और जहाँ देखिए क्या क्या रखा रहता है, जहाँ तांबे पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे थे। आर्यभट्ट को ज्योतिषी सम्राट कहा जाता था। याद करिएगा आर्यभट्ट को क्या कहा जाता था, ज्योतिषी सम्राट कहा जाता था। पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त, मतलब कि ज्योतिष शास्त्र थे लेकिन गणित में भी वो विशेष कुशलता प्राप्त थी। इन विषय में उन्होंने अनेक पुरानी मान्यताओं को खंडन कर नवीन मतों की स्थापना की। मतलब पहले बहुत सारी भ्रांतियां थे, उन सबको खत्म करके नई मान्यताओं को मतों की स्थापना की। वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। मतलब आर्यभट्ट कैसे व्यक्ति थे, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे और किसी भी दबाव में आकर गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव विरुद्ध था। मतलब कि किसी के दबाव में आकर गलत बात को भी सही कर देना इसके स्वभाव का विरुद्ध था। कभी भी ये ऐसा नहीं करते थे, जो गलत है वो गलत ही कहते थे और जो सही है उसको सही ही कहते थे। अब देखिए आगे कहता कि आर्यभट्ट ने अपने अनुभवों और विचारों को आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में संकलित किया है। मतलब आर्यभट्ट जो अपने अनुभव और विचारों को आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में क्या क्या संकलित किया गया। कहता है इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को क्या कहता है, आर्यभट्टियम को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। कहता है उनकी पुस्तक की एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि, मतलब कि आर्यभट्ट के पुस्तक के एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उस समय केवल 23 वर्ष के थे। बताइए 23 वर्ष की उम्र में किताब लिख दिया। हम लोग 23 वर्ष की उम्र में क्या करते, इधर उधर घूमते रहते हैं। जब यह पुस्तक लिखी गई ना, यह आश्चर्य की बात है क्योंकि इतनी छोटी आयु में धर्म ग्रंथों और परंपरागत धारणाओं का खंडन कर, मतलब धर्म ग्रंथों और पुरानी धारणाओं जो गलत अवधारणा था उनको खंडन करके एक नवीन विचार और धारणाओं की स्थापना करना कोई आसान काम नहीं था। आजकल तो कोई अपने धर्म के विरुद्ध गलत बात बोल ही नहीं सकता, इसमें चाहे वो कितना गलत हो। लेकिन आर्यभट्ट पुराने धर्म ग्रंथों के बातों को खंडन करते हुए नवीन मतों की स्थापना किया। कहता है आर्यभट्ट में गणित और ज्योतिष दोनों ही है। मतलब आर्यभट्ट जो पुस्तक है गणित और ज्योतिष दोनों ही है। यह कहता है क्या, देखिए आगे क्या कहता है, कहता कि यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियों एवं 21 श्लोकों में सिमटा हुआ है। पंक्ति जो है ना 242 पंक्ति एवं 21 श्लोक में सिमटा हुआ है और यह गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार है। गणित और ज्योतिष का क्या अपूर्व भंडार है। अब कहता है कि आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो महान क्या थे, ज्योतिष शास्त्री। उन्होंने अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वासों को खंडन किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। सबसे पहले यह खंडन किया कि पृथ्वी गोल है और वो अपने धुरी पर क्या करती है, चक्कर लगाती है। लेकिन पहले पुराने धर्म ग्रंथों में ये लिखा गया था कि पृथ्वी स्थिर है, तो इस बात को खंडन कर दिया। और आगे देखिए आगे कहता कि आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। मतलब सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, इस पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। मतलब चंद्रमा और पृथ्वी की जब परछाई पड़ती है सूर्य पर तब क्या होता है, तब ग्रहण होता है। अब देखिए कहता पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिएगा पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले बता दिया था यह बात, समझे ना, कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता है अपितु वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मतलब कि वो यह बात बता दिया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझ गए, यह भी बता दिया। और यह भी बता दिया कि चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास क्या नहीं है बाबू रे, प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर क्या करता है, चमकता है। कहता है आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने जान लिया था कि चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। एक क्या तो निश्चित समय होता है। सूरज चांद और नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते, सूरज चांद और नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते उसे रवि मार्ग कहते। रवि मार्ग किसे कहते थे, लिखिएगा कि सूरज चांद तथा नक्षत्र, सूरज चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उस मार्ग को क्या कहते हैं, रवि मार्ग कहते हैं। और इसी के आधार पर ज्योतिषियों ने 12 राशियों का विभाजन किया। इसी आधार पर ज्योतिषियों ने कितने राशियों का विभाजन किया, 12 राशियों का विभाजन किया। आज भी यह मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। मतलब आज भी यह मान्यता है कि आकाश के जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, मनुष्य के जीवन पर क्या डालते हैं, प्रभाव
डालते हैं, परंतु आर्यभट्टीय में किसी भी प्रकार की अंधविश्वास नहीं झलकता है। मतलब आर्यभट्टीय नामक पुस्तक है ना, उसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास नहीं झलकता है। कहता है यह ग्रंथ पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। यह ग्रंथ पूर्णतः किस पर आधारित है? विज्ञान पर आधारित है। समझे? कहता है आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि थी शून्य की उपयोगिता का प्रमाण करना था। मतलब आर्यभट्ट बहुत सारी चीज़ की, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके मायने रखता है ना, जिसके वजह से अक्सर लोग इसे याद रखते हैं, वो शून्य की उपलब्धता थी। शून्य की उपयोगिता के बारे में यह बताया, समझे, जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। कंप्यूटर की माप में शून्य का महत्व सर्वविदित है। मतलब कि कंप्यूटर में शून्य का मान सर्वविदित है, इसके बिना कंप्यूटर भी कोई काम करे हैं। अंतरिक्ष की सभी गणनाएं बिना शून्य के असंभव है। अंतरिक्ष कोनो भी गणना करेगा बिना शून्य क्या है? असंभव है। कुछ विद्वानों के कथानुसार शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया था। मतलब कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि शून्य का जो खोज था ना, शून्य का जो ज्ञान था, सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही दिया था। समझे? अब देखिए अब क्या कहता है, कहता कि आर्यभट्ट ने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिए। मतलब आर्यभट्ट जो थे ना, वो अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के अनेक सिद्धांत अपने पुस्तक में दिए। उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम ही गणितज्ञों को थी। आर्यभट्ट ने आज से 1.5 साल पहले, मतलब 1500 वर्ष पहले अनुसंधान किया और बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात है तो वृत्त की परिधि मालूम की जा सकती है। मतलब वृत्त के व्यास और वृत्त की परिधि बहुत सारे विद्वान को कम ही मालूम थी, लेकिन आर्यभट्ट नामक विद्वान आया और ये बताया अगर किसी वृत्त का व्यास मालूम है तो हम उसका क्या करते हैं? परिधि भी निकाल सकते हैं। समझे? परिधि निकाल सकते हैं। आर्यभट्ट ने गणित के असंख्य बारीकियों को बड़ी कुशलता से समझाया था, नए नए सिद्धांत स्थापित किए। मतलब गणित में जो सा टफ था, क्या था? टफ, उसको ये आसान भाषा में कौन समझाए? आर्यभट्ट ने समझाए। समझे? आर्यभट्ट ने ज्योतिषी के क्षेत्र में अपना प्रतिभा का अनुभव प्रदर्शन किया। मतलब ज्योतिषी के क्षेत्र में भी अपना प्रतिभा परचम लहराया। कौन? आर्यभट्ट ने। उन्होंने त्रिकोण की तीनों भुजाओं, त्रिकोण जो ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हैं वो सब किसकी देन है? आर्यभट्ट की। उसके कोणों का अध्ययन कर कोण की सीमित की नई पद्धतियों की खोज कर दी। समझे? और बाद में यूनानी गणितज्ञों ने इसकी चर्चा और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैला। मतलब पहले भारत में शून्य की खोज, त्रिकोणमिति का ज्ञान फैला, उसके बाद कहाँ फैला? विदेशों में फैला। कहता आज विद्यालयों में, आज कहाँ बाबू रे? देखिए कहता कि आज विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही मानते हो, लेकिन इसकी विस्तृत जड़ें आर्यभट्ट में देखी गई है। देखिए हम लोग पढ़ते ना यूक्लिड के बारे में पढ़ते, लेकिन वास्तव में यूक्लिड नहीं था, वास्तव में कौन था? आर्यभट्ट थे। लेकिन भले आज पढ़ लेते वो तो अलग बात है। समझे ना कि भारत यहाँ पे शासन क्या गया अंग्रेज वालों ने 200 साल, तो थोड़ा बहुत बदला गया। कहता कि आर्यभट्ट ने नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान की खोज का रास्ता धार्मिक विश्वासों के रास्ते से जुदा है। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। कौन थे जाने? आर्यभट्ट थे। कहता श्रुति, स्मृति और पुराणों की परंपरा के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया। कौन? आर्यभट्ट ने क्या किया? इन्होंने पुराण और स्मृति का परंपरा का विरोध करके समय बड़े साहस की बात की और परिचय दिया और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित की। किसने? आर्यभट्ट ने यह स्थापित की। इसीलिए आज हमने उन्हें आसमान में उठाया है। भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह को काल्पनिक देवता का नहीं बल्कि अपने महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट का नाम दिया है। मतलब कि मानव का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था ना, उसका नाम क्या था? उसका नाम दिया आर्यभट्ट। अब देखिए अब इसका लेखक जो पाठ्यपुस्तक विकास समिति है, पाठ्यपुस्तक विकास समिति। अनुपम मतलब होता है सुंदर, बेहतरीन, शब्दार्थ भी देख लेते हैं, काम देता है। नक्षत्र मतलब होता है तारा। उपग्रह मतलब क्या होता है? बड़े ग्रहों की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड। अपूर्व मतलब जिसके जैसा पहले ना हुआ हो। अंतरिक्ष मतलब आकाश। मिति मतलब माप। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा और मतत मतलब लगातार। व्यास मतलब वृत्त से होकर परिधि के दो छोरों को छूने के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब भाई इसका क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 वाले वीडियो में कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। समझे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए, और पार्ट 2 आएगा तब इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे।